गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजी दुबे। और आज हम 11th क्लास की एक लेसन शुरू कर रहे हैं, कोशिका यानी सेल। तो सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चल रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से बने हैं या कोशिका या फिर सेल से बने हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग की बात करें या एक मकान की बात करें, तो अगर एक मकान चाहिए या मकान बनाना है तो हमें ईंटें चाहिए होती। वैसे ही एक बॉडी या एक जो है एनिमल तैयार होगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? सेल। ठीक है, तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जो ऑर्गेनिज्म है जो पाए जाते हैं इस अर्थ पे, वो सब किसके बने हैं? सेल के बने हैं। हो सकता है कि वो एक सेल्स के बने हो और हो सकता है वो एक से ज्यादा। तो अकॉर्डिंगली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मतलब कि या तो वो एक कोशिकीय होंगे अगर एक कोशिका के बने होंगे, या फिर वो बहुकोशिकीय होंगे अगर एक से ज्यादा सेल के बने हैं। तो जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, दे आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ठीक है, तो बात करते हैं सेल की। तो अब सेल की बात करते हैं तो सेल आया कैसे, इसको डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। तो इसके कुछ डिस्कवरर हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सेल को एक प्लांट के बार्क में डिस्कवर किया। बार्क ऑफ द प्लांट। अब बार्क क्या होता है? बार्क मतलब पेड़ों की जो छाल होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो कि डेड सेल की बनी होती है, जिसको कहते हैं डेड सेल वॉल। तो उन्होंने उस बार्क में कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे और इसको नाम दिया इन्होंने सेलुला। तो 1665 में जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखे प्लांट में, पौधों में, उसको नाम दिया उन्होंने सेलुला। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। Anton von Leeuwenhoek is the first scientist who observed the cell. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया था। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो आप अपनी नेकेड आई से, आपकी अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको इन्होंने देखा। कैसे देखा? इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इन्होंने खुद बनाया था, उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखे। कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे? इन्होंने सीमेन में स्पर्म को देखा, इन्होंने ब्लड में आरबीसीज को देखा, इन्होंने पीलिंग ऑफ टीथ, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को देखा,
और दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. Sperm is microscopic, RBC is microscopic, bacteria is microscopic, you cannot see in naked eye. तो इन सब स्ट्रक्चर को इन्होंने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले ऑब्जर्व किया. तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया और ऑब्जर्व किया. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म देखे माइक्रोस्कोप में, उसका नाम दिया तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो ऑर्गेनिज्म देखे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, जैसे कि इससे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑर्गेनिज्म देखा, तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म तो नहीं देखा, उन्होंने सेल देखा. और सेल भी कौन सी देखी? नॉन लिविंग सेल्स, यानी कि डेड सेल्स. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल, वो भी लिविंग सेल्स, और उन्होंने उन लिविंग सेल का नाम दिया एनिमलक्यूल. जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उसका नाम उन्होंने दिया एनिमलक्यूल. इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, जैसे श्लाइडेन एंड श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी. अब सेल थ्योरी क्या है उसको समझेंगे. जिन्होंने ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. उसके बाद सेल थ्योरी आई. सेल थ्योरी दिया साइंटिस्ट श्लाइडेन एंड श्वान. दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे और एक जियोलॉजिस्ट थे. तो श्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे एंड श्वान जो कि जियोलॉजिस्ट थे, दोनों ने सेल थ्योरी दी. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, इन्होंने चार नियम दिए सेल थ्योरी के. तो सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं. उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सेल है, सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल ही है जो कि सारे फंक्शन करती है और वो बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है. उसके बाद इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर, अब इसमें ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे, सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि सेल थ्योरी है. तो ऑल सेल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सभी सेल्स जो कि ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, उनमें सिमिलरिटी होती है स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल. इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सेल है, द न्यू सेल आर द सेल आर अराइज
इसको न्यू कर देंगे। न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स नई अराइज हो रही है या नई जन्म ले रही है, बन रही है, वो पहले से जो एग्जिस्ट है सेल्स उनसे बनती। कैसे बनती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई के प्रोसेस है यानी कि माइटोसिस। तो सेल डिवीजन होता है जिससे कि सेल डिवाइड होती है और एक से ज्यादा सेल बनती है। तो ये 4 नियम थे जो कि सेल थ्योरी में स्लाइडेन और श्वान ने दिए थे कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, द all cells are arise from pre-existing cells. Cells are a structural and functional unit of life, and all cells have similar function and structure. अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं सेल की। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कि दे आर मेड अप ऑफ वन सेल और दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। तो अकॉर्डिंगली जो सेल है वो 2 टाइप की हो सकती है। या आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनिज्म है दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो अगर दे आर मेड फ्रॉम वन सेल, अगर वो एक ही सेल से मिलके बनते हैं तो दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अमीबा, तो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर दे मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल्स, अगर एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं तो दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, तो दे आर मल्टी सेलुलर। इनके पास एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बाद अगर हम सेल को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है कि उनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यू टाइप का है, तो उसके बेसिस पे सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से हम ये समझ रहे हैं कि जो केंद्रक होता है, कोशिका का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियर बाउंड्री होती है कि नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है, कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, कि क्रोमोसोम फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, या फिर न्यूक्लियोलस होता है कि नहीं होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, या आरएनए फ्री होते हैं, या फिर अंदर जो भी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, या फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्लाज्म है वो होता है कि नहीं होता है। तो अकॉर्डिंगली जो सेल है
वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड किया जाता है सेल को। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ओल्ड, पुराना। एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। अब अगर कोई कोशिका जिसके पास ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? ये तो समझ में आ रहा है कि ओल्ड टाइप का है, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ, आए थे चल गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं हुआ उनका, इनका 20 मिनट, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर, और न्यूक्लियोलस। तो इफ ऑर्गेनिज्म कंटेन दिस प्रॉपर्टी, अगर ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियर बाउंड्री है, उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर है यानी कि क्रोमोसोम है जो कि क्वाइल्ड है यानी डीएनए स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा न्यूक्लियोलस है जो कि आगे चल के राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। तो ये स्ट्रक्चर है वो भी न्यूक्लियस में, तो वो कहलाता है ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस किसके पास होता है? वो होता है यूकैरियोटिक सेल के पास। तो ये फंक्शन है या ये फीचर है यूकैरियोटिक सेल के, लेकिन ये न्यूक्लियर फंक्शन प्रोकैरियोट में नहीं होता है। इसलिए इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना कह के क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलाई क्या होता है। ये तो पता चल गया कि इसमें ये चीजें तो नहीं होती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन दो पार्ट में सेल को डिवाइड किया जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये वो सेल हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी कि यू कैन नॉट सी इन अनएडेड आईज, मतलब हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो दे आर, जो साइज अगर बात करें तो साइज आर 0.2 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर इन साइज। दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम इनको फिर देखते किससे हैं? इनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। वी कैन ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो है क्या? इज बैक्टीरिया। इसके और एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल, या फिर आप कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक और एग्जांपल है
माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं, शॉर्ट में पीपीएलओ। पीपीएलओ क्यों कहते हैं? इट इज ए प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब जब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात हो ही गई है तो हम जरा लॉन्गेस्ट में भी आ जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन यानी नर्व सेल। अब जब हम लॉन्गेस्ट में आ गए हैं तो हम लार्जेस्ट में भी आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट सेल्स इज ऑस्ट्रिच एग। तो जो ऑस्ट्रिच एग है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इज माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल्स इज नर्व सेल एंड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की यानी कि बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन को आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज फाउंड इन एवरीवेयर, मीन्स सैंड, लैंड, एक्वाटिक, एरियल, कोई भी एरिया जहां आप सोच सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं उन सब एरिया में ये मिलेंगे बैक्टीरिया। ये डीप सी में भी मिलेंगे, ये जो है एयर में भी होंगे, ये स्काई में भी होंगे, ये काउडंग में भी होंगे। तो बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, इसीलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। शेप ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड। तो शेप अगर हम इनको डायग्राम से देख लेते हैं तो सर्कुलर बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो जो सर्कुलर बैक्टीरिया है इनको कहते हैं कोकस। सिंगल कोकस हो गया, 2 है तो डिप्लोकोकस। इसी तरीके से अगर चेन है पूरी तो उसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, इनको कहते हैं बैसिलस। तो सिंगल है तो बैसिलस और 2 है तो डिप्लोबैसिलस। उसी तरीके से चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर वो डिप्लोकोकस। ठीक है। इसी के अलावा जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है इनको कहते हैं स्पाइरलम। ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होते हैं। जो कॉमा शेप बैक्टीरिया है इनको कहते हैं विब्रियो। जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है यानी विब्रियो कॉलरी, वो कॉमा शेप बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं, सर्कुलर कोकस, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल स्पाइरुलम
and comma shape is Vibrio. So these 4 type of bacteria are found. अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। इसमें आप देख रहे हैं, दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो इन्वेलप है, मतलब आउटर बाउंड्री, कोई भी बैक्टीरिया है, हमने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। किसी माइक्रोस्कोप से, जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया होगा तब इतना डिटेल दिख रहा है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इतना डिटेल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले आउटर बाउंड्री दिखेगी कि कोई भी सेल है। एक जनरल बात करते हैं कि अगर सेल है तो सेल में क्या होगा। सेल अगर है तो सेल में आउटर लेयर होगी जिसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। कोई भी सेल, उसमें ये मिनिमम प्रॉपर्टी तो होगी कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा अंदर मैट्रिक्स होगा जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके अलावा हेरिडिटी मटेरियल होगा, कोई भी सेल है। अब वो चाहे सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हो सकता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर यूकैरियोट है तो उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, उसके अंदर कई सारे क्रोमेटिन फाइबर्स यानी कि क्रोमोसोम होंगे। तो ये 3 चीजें हर एक सेल में होंगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड हेरिडिटी मटेरियल। तो उसी तरीके से ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास एक आउटर बाउंड्री है, यानी कि आउटर बाउंड्री इसकी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। आउटर बाउंड्री इसकी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो होती है, जो आउटर, सबसे आउटर लेयर दिख रहा है आपको, वो है म्यूसिलेज, ठीक है। इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये एक स्लाइमी लेयर शीट होती है जो कि 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक स्लाइम लेयर होती है और सेकंड होता है कैप्सूल। तो जनरली बैक्टीरिया में, जो जनरली बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव का टर्म आ गया है तो इसको समझा देते हैं। देखिए, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया का एक स्टेनिंग मेथड दिया था। स्टेनिंग मेथड में वो क्या यूज करते थे, क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट वो केमिकल यूज करते थे जो कि बैक्टीरिया टेकअप करते थे और वो दे बिकम ब्लू और पर्पल कलर, वो चेंज हो जाते थे ब्लू और पर्पल कलर में। तो इफ दे बैक्टीरिया रिटेन दिस ब्लू और पर्पल कलर, दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया इस कलर को रिटेन कर रहा है, यानी इस स्टेन को रिटेन कर रहा है, तो उन बैक्टीरिया को कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इफ दे डू नॉट रिटेन या फिर लूज दिस कलर, तो इफ दे लूज दिस कलर, दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देयर इज डिफरेंस इन सेल वॉल। उनके सेल वॉल में कुछ डिफरेंसेस थे जिसके कारण वो ये कलर रिटेन कर रहे थे या फिर वो लूज कर रहे थे। तो सेल वॉल का डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस ये है
कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल है ये थिक, ये एक बार कलर रिटेन करने के बाद जब आयोडीन डाला जाता था तो ये कलर लूज नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो सेल वॉल थी ये थी थिन, तो ये कलर ले लेते थे। देन आफ्टर जब आयोडीन का वापस से ट्रीटमेंट कराया जाता था तो ये कलर लूज कर देते थे, ये कलर छोड़ देते थे। तो अकॉर्डिंगली क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो हम बात कर रहे थे कि जो जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीसैकेराइड्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, और पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। हमने बताया कि ये जनरली किस तरीके का दिखता है, एक स्लाइमी लेयर यानी म्यूसिलेजिनस शीट दिखती है इसमें, ठीक है। अब उस म्यूसिलेजिनस शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल में। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये शीट होती थी उनको एक एडवांस फीचर मिलता था। फीचर क्या था उनका एडवांस? कि दे कैन नॉट फैगोसाइटाइज, उनकी फैगोसाइटोसिस नहीं होती थी, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली पैथोजेनिक होते थे, दे कॉज डिजीज, क्योंकि उनके पास कैप्सूल है। इसको जनरली हेल्प मिलती थी फ्रॉम डेसिकेशन, फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, कि कोई एनिमल या कोई जो है ह्यूमन या कोई भी इसका जो होस्ट है वो इसको इनगल्फ नहीं कर सकता, अगर इनगल्फ कर लेगा तो उसको लाइस नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्ट करती थी इसकी जो लेयर है इसको फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस या लाइसिस से। तो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी। सेकेंड जो इसके नीचे जस्ट थी वो थी सेल वॉल। जो सेल वॉल है उसके पास, जो बैक्टीरिया है इसके पास एडवांस फीचर की सेल वॉल थी। जनरल जो सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल किस में मिलती है? सेल वॉल मिलती है प्लांट में या फिर मिलती है फंजाई में। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती। तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, इट इज ए क्रॉस लिंकिंग ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, या इसको म्यूरामिनिक एसिड कहते हैं। म्यूरामिनिक तो सैलिक एसिड हो जाएगा, म्यूरामिनिक एसिड। इसको शॉर्ट में नैम और नैग लिखते हैं, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है इस तरीके से। एक जी होगा जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एक होगा एम। तो ये अल्टरनेट होते हैं। और इसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग इसमें होती है, मतलब कि इसमें प्रोटीन भी, एमिनो एसिड भी जुड़ते हैं इससे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन स्ट्रक्चर बनाता है। इसको शॉर्ट में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, एक तो न्यूरामिनिक एसिड और ग्लूकोसामीन के अलावा इसको म्यूरिन भी कहते हैं या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। तो ये स्ट्रक्चर
पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकॉन की बनी होती है। अब सेल वॉल का फीचर क्या है? जो सेल वॉल है ये भी प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव बाउंड्री है। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल है फ्रॉम आउटसाइड उनको इनसाइड उसको डिफ्यूज करती है, उसी तरीके से जो इनसाइड मॉलिक्यूल है उनको आउटसाइड डिफ्यूज करती है, मतलब कि इनको जो है आउटर एनवायरनमेंट से जोड़ती है। इसके बाद जो थर्ड लेयर है, फर्स्ट लेयर तो पता चल गई, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, सेकेंड लेयर हो गई सेल वॉल, थर्ड लेयर जो है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। दिस लेयर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम जैसे कि यूकैरियोट में होती है, सेम इनमें भी प्रोकैरियोट में भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, बाइलेयर, इसके अलावा आउटर प्रोटीन होता है। तो ये लिपिड और प्रोटीन दोनों कार्बोहाइड्रेट से अटैच होती है। तो ये तीन लेयर आउटर इनवेलप बनाती हैं इसका। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग की। जो मेम्ब्रेन है वो कई जगह पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है। तो सबसे पहले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आता है मीजोसोम। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, दिस इज मीजोसोम। ये जो मीजोसोम है इट इज ए मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग। मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो गई और इनवेजिनेट होने पे उसने एक स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर मीजोसोम इट इज इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट। ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, जो एटीपी जनरेशन हो रहा है, वो होता किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उसी तरीके से आखिर इनमें भी एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए, फॉर अदर फंक्शन के लिए। तो वो किससे मिलती है? तो वो मिलती है इस मीजोसोम से, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो इसीलिए इनको इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है। और ये पर्टिकुलरली सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। मीजोसोम के बाद हम बात करते हैं अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में सेकंड आता है फ्लैजिला। दिस इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। और जितने भी मोटाइल बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं जो कि सेडेंटरी होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर मोटाइल। तो बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दो कैटेगरी है। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं उनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। फ्लैजिला किस लिए है? फॉर लोकोमोशन। अब
इसको देखते हैं फ्लैजिला को। तो जो फ्लैजिला है इसमें स्ट्रक्चर होता है, एक होता है शैफ्ट, उसके बाद ट्यूबुलर बेंड स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहते हैं हुक, और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक इलांगेशन होता है इसको कहते हैं फिलामेंट। तो जो फ्लैजिला है इट कंसिस्ट ऑफ शैफ्ट, हुक एंड फिलामेंट। अगर हम आप को इसको डिवाइड करना हो तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जहां से ये स्ट्रक्चर अराइज होता है इसको कहते हैं बेसल बॉडी। उसके बाद ये ट्यूबुलर बेंड स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है उसको कहते हैं हुक, और इस हुक से थ्रेड लाइक इलांगेटेड जो लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है उसको कहते हैं फिलामेंट, जिसके बेंड होने से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो फ्लैजिला है ये एक्चुअली एक टाइप का साइटोस्केलेटन है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। इसके अलावा और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है पिलाई एंड फिम्ब्री। हमने फ्लैजिला देख लिया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है पाइलस, यानी सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको पाइलस कहेंगे, और कुछ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको फिम्ब्री कहते हैं। ज्यादा आप इसमें डिफरेंशिएट इस डायग्राम में नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम पिलाई एंड फिम्ब्री की बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। किस लेवल पे डिफरेंस है वो ऐसे देख सकते हैं। जो पिलाई होता है और फिम्ब्री, it is only found in gram negative bacteria, or it found both gram negative as well as gram positive bacteria, ये दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा जो पिलाई है इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलाई जो स्ट्रक्चर होता है इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, अब आप सोच रहे हो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कहां बनती है, तो बैक्टीरिया जो है इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन मेथड। अब दोनों में अंतर क्या है? जो एसेक्सुअल मेथड है इसमें कोई जीन ट्रांसफर नहीं होता है। जो एनिमल है यानी बैक्टीरिया है वो एज इट इज डिवाइड हो जाता है, कोई उसका हेरिडिटी मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जाता है। लेकिन जो सेक्स रिकॉम्बिनेशन मेथड है इसमें उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। अब वो ट्रांसफर के तरीके हैं, एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो कॉन्जुगेशन मेथड है उसमें दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब उन्हीं बैक्टीरिया में बनती है जिनके पास ये पिलाई होता है, यानी कि सेक्स पिलाई होता है, इसीलिए इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ
पाइलस से बनता है, यानी कि पिलाई से। फिम्बरी की बात करें, ये भी अटैचमेंट में, अटैचमेंट टू सॉलिड सरफेस, किसी सरफेस अटैचमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गया? मीजोसोम हो गया, फ्लैजिला हो गया, पिलाई हो गया, फिम्बरी हो गया। इसके अलावा जो अदर स्ट्रक्चर है, अब उनकी बात करते हैं कि और कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, आपने म्यूसिलेजिनस शीट देख लिया, फ्लैजिलम देख लिया, पाइलस देख लिया, सेल वॉल देख लिया, मीजोसोम्स देख लिया। अब आते हैं राइबोसोम पे। तो देखिए, राइबोसोम आप कहीं कहीं पे आप सिंगल राइबोसोम देख रहे हैं, और कहीं कहीं पर आप इनको जो है चेन ऑफ राइबोसोम्स देख रहे हैं। दिस इज द चेन ऑफ राइबोसोम्स। तो इस तरीके से जो राइबोसोम है, ये दो तरीके से पाया जा रहा है। अब बात करते हैं राइबोसोम है क्या। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, और एक होती है लार्ज सब यूनिट। जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी ह्यूमन बीइंग के राइबोसोम से या अदर एनिमल के राइबोसोम से। क्या डिफरेंस है? जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, ये 70S टाइप का होता है। अब आप सोच रहे हो कि 70S क्या है? इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिससे इसको मेजर किया जाता है। तो ये S जो है वो स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है। राइबोसोम बना किसका होता है? ये बना होता है RRNA का। हर एक सब यूनिट में डिफरेंट टाइप के RRNA होते हैं। तो ये जो लार्ज सब यूनिट होती है, ये 30S और ये 50S, ये इसकी बनी होती है। तो राइबोसोम अगर सिंगल है, ठीक है, तो उसके पास ये दोनों सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। अब राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम जनरली इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। कि अगर हम बात करें कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो उसका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे है? जैसे सबको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो वो कैसे बनता है? जब एमआरएनए फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके ऊपर राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद फिर वहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी कि एमिनो एसिड 1 by 1 जुड़ना शुरू हो जाते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड से। तो ये सिंथेसिस विदाउट राइबोसोम कैन नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा अब राइबोसोम हमने बताया कि सिंगल राइबोसोम हो सकते हैं या फिर एक चेन ऑफ राइबोसोम हो सकते हैं। तो जो चेन ऑफ राइबोसोम बैक्टीरिया में दिख रहे हैं, उनको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। या फिर उनको कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई राइबोसोम की। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या बच रहा है। इसके अलावा बच रहा है इसका जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं कि क्या है जेनेटिक मटेरियल इनके पास। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहते हैं, या हेरिडिटी मटेरियल, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई। ये न्यूक्लियोलाई क्या होता है? इट इज ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड circular DNA. It is different from eukaryotic DNA. क्या डिफरेंस है? जो यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है उसमें सर्कुलर डीएनए नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? उनके पास होता है लीनियर डीएनए। तो ये जो डीएनए है, इट इज ए सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जो कि फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। हो गया। इट इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कोई जो है न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। तो ये चीजें इसमें होती हैं प्रोकैरियोट में। ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। क्या डिफरेंस है? कि न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोलाई होता है। तो न्यूक्लियोलाई क्या है? न्यूक्लियोलाई है एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास अनदर सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मिड है, इट हेल्प फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर ये प्लाज्मिड है तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये सेक्स फैक्टर प्रोटीन बनाता है। तो इस तरीके से कुछ में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिनको जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, ये क्या है? ये है स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। स्टोरेज, आखिर जो बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, जो फूड बन रहा है, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज तो हो नहीं जाता है, तो उनको क्या करना रहता है? स्टोर करना रहता है। तो स्टोर करते हैं किससे? फैट ग्लोब्यूल से, या फिर वो स्टोरेज मॉलिक्यूल या पैराग्लाइकन मॉलिक्यूल होते हैं, या स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। इस तरीके से स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि दिस इज द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो आज के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या होती है, टाइप ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हमने डिटेल में समझ लिया। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।